जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज आप सभी लोगों का फिर से एक नए वीडियो में आपके अपने चैनल एग्ज़ाम लीजेंड्स में। दोस्तों, कल हम लोगों ने पढ़ लिया था क्या संसदीय व्यवस्था के बारे में, ठीक अच्छे से, कि पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है हमारे देश का कैसे काम करता है। और हम लोगों ने तुलना भी की थी ब्रिटेन से उसकी, कि कैसे हम लोगों ने ब्रिटेन से जो है अपनी संसदीय व्यवस्था लेते हुए भी कैसे उससे कुछ चीज़ों में कितनी भिन्नता है, हम लोगों में कितनी भिन्नता अपनाई गई है अपने कौन से पार्लियामेंट्री सिस्टम में, ठीक, जो कि हम लोगों ने कल पढ़ा था। इसको समझने के लिए आप लोग अभी जाकर ये वाला जो वीडियो है पार्लियामेंट्री सिस्टम संसदीय व्यवस्था, इसको ज़रूर देखना। फिर आज हम लोग चालू करने वाले हैं संघीय व्यवस्था के बारे में। तो जो विश्व में जितने भी देश हैं वहाँ पर कहीं कहीं संघीय व्यवस्था है तथा कहीं कहीं एकात्मक व्यवस्था है। तो राजनीति शास्त्रियों ने, जितने भी राजनीति शास्त्रीय हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो सिस्टम है ये कौन सा सरकार चलाने वाला या देश चलाने वाला, उसको कौन कौन से दो भागों में बांटा है। एक होता है संघीय शासन, कौन था, एक होता है संघीय शासन, ठीक, और एक होता है एकात्मक। इसमें क्या होता है, इसमें जो है एकात्मक में जो शक्तियाँ होती हैं, शक्तियाँ जो होती हैं वो केंद्र व राज्य सरकार, केंद्र व राज्य सरकार, या कहते हैं इसको हम क्षेत्रीय सरकार, क्या कहते हैं, क्षेत्रीय सरकार में निहित होती हैं, ठीक, में निहित होती हैं। लेकिन अगर इसकी बात करते हैं संघीय की, तो देखिए इसमें क्या अंतर है। इसमें भी जो है शक्तियाँ केंद्र और राज्य सरकार में निहित होती हैं, लेकिन इसमें किसके द्वारा, इसमें संविधान के द्वारा। किसके द्वारा, संविधान के द्वारा जो है शक्तियाँ केंद्र और क्षेत्रीय सरकार में निहित होती है, ठीक। तो होता क्या है, जब संविधान द्वारा जो शक्तियां हैं वह केंद्र और राज्य सरकारों में बंटी होती हैं स्पष्ट रूप से, तो केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद कम होता है। और हमारे यहाँ जो था वो राज्य जो था, देश में विभिन्नता बहुत थी, और इस विभिन्नता को देखते हुए और विभिन्न भौगोलिक ढांचा को देखते हुए अलग अलग प्रकार का हम लोगों ने, जो हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने इसको संघीय ढांचे को, ठीक, राजनीति के संघीय ढांचे को ज़्यादा महत्वता दी। अब संघ शब्द याद रखना, ये जो संघ शब्द है, संघ शब्द जो है वो किससे निकला है, फोइडस से। किससे, फोइडस से, याद रखना। संघ शब्द जो है वो फोइडस से निकला है, जिसका मतलब होता है संघ, ठीक, संघ, या इसको कहते हैं समझौता। मतलब ये फोइडस का मतलब होता है संघीय, ठीक, संघीय व्यवस्था जो है इसको कहते हैं संघ, और संघ का मतलब होता है संधि या समझौता। याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है, संधि या समझौता। तो इतनी चीज़ अच्छे से समझ में आ गई। अब देखिए, और एकात्मक में क्या होता है, उसमें केंद्र व राज्य सरकार में जो है वो शक्तियाँ क्या होती हैं, निहित होती हैं, केंद्र एवं राज्य सरकार में, लेकिन संविधान द्वारा नहीं, संविधान द्वारा इसमें भी निहित होती हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। देखिए, ये जो संघीय एकात्मक सरकार है, इसके एग्जाम्पल कौन हो गए, जैसे ब्रिटेन, ये पूछ देते हैं क्वेश्चन, ठीक, ब्रिटेन, फ्रांस, ठीक, ब्रिटेन, फ्रांस, नॉर्वे, जापान, चाइना, ठीक, और भी लिख सकते हैं, चाइना, इटली हो गई, ठीक। अगर क्वेश्चन में आ जाए किसमें सरकार का जो है वो एकात्मक स्वरूप है, किस देश में,
तो ये अगर क्वेश्चन है तो इसमें आप लोग लगा देना ब्रिटेन, फ्रांस, नॉर्वे, जापान, चाइना, इटली। और अगर संघीय की बात करें तो संघीय में कौन कौन से देश आ जाते हैं? संघीय व्यवस्था में आ जाते हैं कनाडा, यूएसए, ठीक, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ठीक, और हो गया हमारा रसिया, ठीक, रसिया और अर्जेंटीना, ठीक, क्या हो गया? अर्जेंटीना। ये जो है यहाँ पर जो है सरकार की कौन सी व्यवस्था है? संघीय। और सेमी कहाँ पर है? इंडिया में भी, ठीक, ये भी याद रखना। तो इससे जो क्वेश्चन बनेंगे वो आप लोग आसानी से कर देंगे, ठीक। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि जो संघीय व्यवस्था, आखिर जो हमारा देश है वो संघीय व्यवस्था के साथ साथ इसमें कौन सी एकात्मक शक्ति है, मतलब कौन सा एकात्मक स्वरूप है इसका, वो हम लोग देखेंगे बहुत अच्छे से। तब तक आप लोग इतना अच्छे से नोट कर लीजिए। अब दोस्तों हम लोग ये समझेंगे कि आखिर जो हमारा संविधान है ये संघीय होते हुए भी इसमें कौन कौन से एकात्मक लक्षण जो हैं वो मौजूद हैं। हालांकि जो हमारा जो संविधान का स्वरूप है वो संघीय है, हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है वो संघीय है, ठीक, लेकिन जो इसका स्वरूप जो है फिर भी एकात्मक हो चुका है। जो देश की राजनीति प्रणाली है वो एकात्मक हो चुकी है। एकात्मक मतलब संघीय होते हुए भी कहीं ना कहीं एकात्मक है, वो आप लोग इस चीज़ से समझ जाएंगे। सबसे पहले तो द्वैध राज पद्धति। द्वैध राज पद्धति मतलब ये है संघीय व्यवस्था। द्वैध राज पद्धति मतलब कि क्षेत्र जो है केंद्र को अलग शक्तियाँ प्राप्त हैं और राज्य को अलग। केंद्र और किसके द्वारा दिए गई है? संविधान के द्वारा। संविधान द्वारा केंद्र को अलग और राज्य को अलग जो है वो शक्तियाँ दी हुई हैं। राज्य जो है वो संविधान द्वारा जो उसको शक्तियाँ मिली हुई हैं वो उस पर कार्य करता है और केंद्र उस पर कार्य करता है। इसलिए जो है संघीय व्यवस्था में द्वैध राज पद्धति जो है वो संविधान के द्वारा पूर्णता जो है वो स्पष्ट की हुई है। एक है लिखित संविधान। जो हमारे देश का संविधान है वो सबसे बड़ा ही नहीं, मतलब कि वो लिखित ही नहीं है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत संविधान भी है, जिसमें बहुत अच्छे से सब कुछ एक एक चीज़ अच्छे से नोटिफाइड की गई है, एक एक चीज़ अच्छे से बताई गई है, जिससे कि शासन चलाने में सरकार को, केंद्र को और राज्य के बीच ज़्यादा कोई दिक्कत ना हो या ज़्यादा बीच में कोई अड़चने ना आए, ठीक। दोनों अपने अपने अधिकार क्षेत्र का अच्छे से उपयोग कर सके। और जो तीसरा है शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन आप लोग देखेंगे जो हमारी 7वीं अनुसूची है उसमें जो है वो शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। किसमें? सूचियों में। एक है हमारी केंद्र सूची, ठीक। केंद्र सूची में क्या है? केंद्र सूची में क्या है? जो केंद्र के लिए जो चीज़ें हैं, केंद्र जिस पर कानून बना सकती है, ऐसे ऐसे विषय रखे गए हैं। और जो राज्य सूची है उसमें जो है राज्य जिस पर कानून बना सकती है ऐसे विषय रखे हैं। जैसे ज़्यादातर जो महत्वपूर्ण विषय है जैसे रक्षा मामला हो गया, ठीक, रक्षा मामला हो गया, उसके बाद हो गया बहुत सी ऐसी चीज़ हो गई, बैंकिंग प्रणाली हो गई, ठीक, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हो गई। जैसे वित्त का कोई मामला हो गया, उसमें भी जो है केंद्र को ज़्यादा ताकत दी गई है। और राज्य जो है पुलिस व्यवस्था, स्थानीय शासन, है ना, ये सब जो है इसमें राज्य को ऊपर रखा गया है। तो ये जो है स्पष्ट जो है वो सूचियों द्वारा विभाजन कर दिया गया है। इससे जो है केंद्र को और राज्य को अपना अपना कार्य क्षेत्र चलाने में, अपना अपना शासन चलाने में स्पष्ट जो है वो निर्देश मिलते हैं। किससे? सूची से, कि ये हमारा क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र, इस पर ना आप अधिकार कर सकते हैं और ना ही राज्य केंद्र के उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। हालांकि आगे हम लोग देखेंगे कि केंद्र कहाँ केंद्र ज़्यादा इसमें ताकतवर हो जाता है, वो आ जाती है इसकी एकात्मक विशेषता में। अब है शक्तियों का विभाजन। अब है स्वतंत्र न्यायपालिका। देखिए स्वतंत्र न्यायपालिका से मतलब है कि केंद्र जो है वो मनमाना कोई भी कानून नहीं बना सकता। जो न्यायपालिका है वो सीधे उस पर न्यायिक समीक्षा से उसके कानून को, अगर कोई भी जो है मूल ढांचे के विरुद्ध है या ऐसा करता है कि राज्य के वो अधिकार क्षेत्र का, राज्य के जो क्षेत्र है उस पर अधिकार कर रहा है या राज्य का जो कार्य क्षेत्र है उसका अधिकार अपने हाथ पे ले रहा है, तो केंद्र राज्य संबंध को देखते हुए, जो कि हमारे संविधान की मूल विशेषताएं हैं, कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट उस पर तुरंत न्यायिक समीक्षा करेगा, जुडिशल रिव्यू करेगा। अगर ये असंवैधानिक पाया जाता है या कुछ भी ऐसा पाया जाता है जिससे केंद्र और राज्य के बीच विवाद उत्पन्न हो सकता है, तो जो न्यायपालिका है उसे क्या कर देगी? उस कानून को अवैध घोषित कर देगी। क्या कर देगी? कानून को
अवैध घोषित कर देगी। इससे क्या है, जो संघीय व्यवस्था है ये और मजबूत रूप से बनी रहेगी। अब इसके बाद आ जाता है हमारा द्विसदनीय विधायिका। द्विसदनीय का मतलब एक तो हमारा क्या है, लोकसभा है, ठीक, जो लोगों का प्रतिनिधित्व करता है भारत के, और एक क्या है, एक है हमारा राज्यसभा। राज्यसभा क्या करता है, वो देश के राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए जो राज्य है, राज्य का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, राज्यसभा करता है, बहुत अच्छी तरह से करता है। इसलिए ये भी जो है हमारे संघीय जो व्यवस्था है उसकी एक विशेषता है। अब फिर उसके बाद है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान मतलब संविधान से इतर कोई भी चीज़ जो है वो केंद्र नहीं करेगा, बल्कि केंद्र नहीं, राज्य भी नहीं करेगा। दोनों को अपने अपने स्पष्ट अधिकार मिले हुए हैं, कैसे क्या करना है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो संविधान ने स्पष्ट रूप से, उस संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख उसका किया गया है, ठीक। तो इससे जो है ज़्यादा विवाद की जो स्थिति है वो उत्पन्न नहीं होती है ना, वरना काफ़ी जितने भी एकात्मक जगह है वहाँ पर आए दिन कुछ ना कुछ विवाद हुआ करता है। अब देखिए जो हमारे संविधान की एकात्मक विशेषता क्या है, एक तो सशक्त केंद्र। सशक्त केंद्र जो है वो ज़्यादातर जो ताकत है वो केंद्र के पास है। वो कैसे, वो लोग आगे समझेंगे कि कैसे जो है केंद्र को सशक्त बनाया गया है। और सशक्त केंद्र का मतलब है केंद्र का एकात्मक स्वरूप। जो हमारा जो देश है उसका क्या है, एकात्मक स्वरूप संविधान का। अब देखिए राज्य अनस्वर नहीं, मतलब राज्यों को कोई भी क्षेत्रीय एकता का अधिकार नहीं है। राज्य जो है, केंद्र जो है, केंद्र वो किसी भी संशोधन, मतलब संसद जो है वो कोई भी संशोधन करके इसकी सीमा में, हम लोगों ने पढ़ा था ना आर्टिकल 2 और 3, इसकी सीमा में जो है, इसकी सीमा में कुछ भी कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, नाम बदल सकता है, कुछ भी। इसमें जो है राज्य को जो है वो क्षेत्रीय एकता का कोई भी अधिकार नहीं मिला हुआ है। इससे जो है ये जो है संविधान की बहुत ही बड़ी एकात्मक विशेषता है। क्या है, एकात्मक विशेषता हो गई है ये। अब फिर इसके बाद क्या है, एकल संविधान। मतलब अमेरिका से तर अमेरिका में राज्य जो है वो अपना संविधान बना सकती है, ठीक। और यहाँ पर पहले जम्मू कश्मीर के लिए था ऐसा, लेकिन अब वो भी नहीं है। अमेरिका में जो राज्य है वो अपना संविधान अलग बना सकता है और केंद्र अपना अलग, लेकिन भारत में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं की गई है। भारत में जो संविधान केंद्र के लिए है वही राज्य के लिए भी है ना। तो ये जो है, ये भी जो है कि सरकार की जो है एकल व्यवस्था का स्वरूप है। जो हमारा संविधान है, जो हमारा देश है, जो हमारी राजनीति पद्धति है, उसकी एकल व्यवस्था का स्वरूप है। अब फिर इसके बाद आ जाता है क्या, इसके बाद है संविधान का लचीलापन, ठीक है। हालांकि कहीं कहीं संविधान कठोर है, संविधान कठोर है तो वो आ जाता है उसकी संघीय व्यवस्था में, लेकिन कहीं कहीं संविधान का लचीलापन भी है। मतलब कि जैसे यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था संविधान कठोर है, संविधान कठोर है, ठीक। संविधान कठोर का मतलब लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक, लिख लेते हैं हम लोग, संविधान की कठोरता। मतलब अगर राज्यसभा में कुछ परिवर्तन करना है या राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रणाली में कोई परिवर्तन करना है तो आधे राज्य से अधिक की अनुमति की जरूरत होगी, आधे राज्यों की अनुमति की जरूरत होगी। बिना उनकी अनुमति के कोई ऐसा संशोधन नहीं किया जा सकता, ठीक। तो ये भी जो है वो संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, संघीय सिस्टम की, या जिसको कहते हैं हम लोग फेडरल सिस्टम की। हालांकि जो हमारा संघ है वो कैसा, वो यूनियन है ना कि फेडरल है। मतलब राज्य जो है, जो हमारा देश है वो राज्यों का संघ है, ना कि राज्यों का समूह है। राज्यों को संघ से, केंद्र से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। अब ये हम लोग कहाँ, हाँ यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे संविधान की कठोरता, ठीक। संविधान का लचीलापन, संविधान का लचीलापन से मतलब है अकेले जो है संसद संविधान के बहुत बड़े भाग को अकेले संशोधन कर सकता है बिना राज्य की अनुमति के, ठीक। तो ये भी जो है वो सरकार के एकात्मक स्वरूप में आ जाता है। और जो आपातकालीन उपबंध देख लीजिए, आपातकालीन जो 3 आपातकालीन उपबंध की संविधान में जो है वो दर्शाए गए हैं। एक कौन सा है, एक है राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक, कौन सा, राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा है हमारा राज्य, और तीसरा कौन सा है, वित्तीय आपातकाल। ये है आर्टिकल 352 के तहत, ये हमारा आर्टिकल 356 के तहत, और ये है 360 के तहत। आपातकाल में जो केंद्र है, राज्य की जो जितनी भी शक्तियां हैं वो किसके पास आ जाती हैं, केंद्र के पास, ठीक। तो इसमें केंद्र जो है अति शक्तिशाली बन जाता है, जो कि एकात्मक, जो हमारा संविधान है उसकी एकात्मक व्यवस्था की एक बहुत बड़ी विशेषता है। फिर है एकल नागरिकता। यहाँ पर जो नागरिकता है वो सबके लिए समान है। जो देश का नागरिक है वही राज्य का नागरिक है। ऐसा नहीं है कि राज्य के लिए राज्य की नागरिकता अलग है और देश की अलग है। राज्य और देश दोनों की एक ही नागरिकता होगी।
है ना। हर जो जैसे अगर हम भी जाएंगे, हम कहीं गए, कहाँ महाराष्ट्र गए, तो हम वहाँ के भी नागरिक कराएंगे, महाराष्ट्र के भी, मतलब कि कुल मिला के पूरे देश के नागरिक हो। ऐसा नहीं होगा कि हम अगर यूपी से चले जाएं तो हम महाराष्ट्र में कहलाएं क्या कि आप यूपी के नागरिक हो, महाराष्ट्र के नहीं हो। हम पूरे देश के नागरिक हैं, पूरे देश के हैं, तो हम हर देश के जितने भी राज्य हैं उसके भी नागरिक होंगे। ये आपको अच्छे से समझ आ गया। फिर अब इसके बाद है अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं से मतलब है, हालांकि जैसे कि यूएसए में, अमेरिका में जो राज्य की अलग सिविल सर्विस सेवाएं हैं जितनी भी है ना, और केंद्र की अलग है। यहाँ भी राज्य की और केंद्र की अलग है, लेकिन जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उसमें जो है उसका चयन कौन करता है, वो करता है केंद्र। ठीक, उसका चयन कौन करता है, केंद्र करता है, और केंद्रीय उनकी क्या करता है, नियुक्ति भी करता है। ठीक, केंद्र द्वारा ही की जाती है। ये भी हमारे संविधान की एकात्मक विशेषता की क्या है, एकात्मक व्यवस्था की एक बड़ी विशेषता है। और तीसरे जो लास्ट बचा है वो राज्यपाल। राज्यपाल जो है एक तरह से केंद्र का एजेंट के तौर पर काम करता है। यहाँ तक कि राज्य अगर कोई कानून लाएगा तो राज्यपाल जो है वो केंद्र का एजेंट होने के नाते उस पर जब मन हो रोक भी लगा देता है, जिससे भी केंद्र और राज्य के बीच विवाद जो है, विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, जो कि हम लोगों ने हाल ही में काफ़ी देखा है। तो आप लोग इतना समझते कि अगर मान लीजिए कभी पीसीएस में मेंस का कोई क्वेश्चन आ गया कि हालांकि हमारे देश का संविधान संघीय होते हुए भी एकात्मकता की ओर भी झुका हुआ है ना, इसका आलोचनात्मक या समालोचनात्मक जो है वो विवरण कीजिए या इसको स्पष्ट कीजिए। तो आप लोग अच्छे से ये जो पॉइंट है ये लिख सकते हैं। ठीक, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, यही था। ठीक, कल हम लोग पढ़ेंगे एक नेक्स्ट चैप्टर अच्छे से। आप लोग इसका जब तक रिवीजन करना, कल आप लोग से मिलेंगे एक नए वीडियो में। अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवीजन ज़रूर कीजिए, सब कुछ पढ़िए जो जो विषय ज़रूरी हैं। और बाकी मैथ का भी हम लोग क्या है, मैथ का भी टॉपिक लाने वाले हैं जल्दी। मैथ में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, उसमें कल फिर से वीडियो आने चालू हो जाएंगे। आप लोग इसमें अच्छे से बने रहना। ठीक, जब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद।